जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री से फिर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं, जो कि आपके एचपी टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप इन सीरीज को देखने से पहले हमारा 25 डेज क्रैश कोर्स केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसे जरूर देखिए। उसका सारा कंटेंट पोर्शन हमने वहां पर करवा रखा है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि टैट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एटम। इनमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम एयू, सेकंड ऑप्शन है 1 ग्राम सोडियम, थर्ड ऑप्शन है 1 ग्राम लिथियम और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1 ग्राम क्लोरीन। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। क्या है इसका आंसर? तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। हमेशा जब भी हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको, तो आप एक फॉर्मूला याद रखना। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं हम मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका? नंबर ऑफ एटम्स निकालने का। जिसमें आपको मैं बता दूं कि देखो, मास तो सब में कितना दे रखा है, यहाँ पे भी 1 ग्राम दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। मतलब मास क्या है इसमें? सब में बराबर है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा बराबर रहती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम्स किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे पास मोलर मास पे। तो नंबर ऑफ एटम्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मोलर मास। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? कम होंगे दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे? जिसका मोलर मास क्या होगा? बिल्कुल कम होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको फॉर्मूले को याद रखना। नंबर ऑफ एटम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर मोलर मास ज्यादा है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे? हमारे पास कम रहेंगे। पर यहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ एटम्स क्या पूछे? लार्जेस्ट पूछे, तो मोलर मास जिसका सबसे कम है। तो एयू का आपका मोलर मास होता है हमारे पास, गोल्ड का होता है 196, सोडियम का होता है आपके पास 23, लिथियम का आपके पास होता है 6 और क्लोरीन का आपके पास होता है 35.5। तो इसमें सबसे कम मोलर मास किसका है हमारे पास? सबसे कम मोलर मास किसका है दोस्तों? हमारे पास सबसे कम मोलर मास हमारे पास किसका? लिथियम का। ठीक है, लिथियम जो है हमारे पास सबसे कम मोलर मास है, कितना? इसका 6 है। तो जिसका सबसे कम मोलर मास को उसके पास नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? सबसे ज्यादा होंगे। तो इसका आंसर क्या होना था दोस्तों? सी ऑप्शन, लिथियम 1 ग्राम। लिथियम में हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको आए, कमीशन के लिए भी आपको कई बार इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछ देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है? जल्दी से बताओ, जल्दी से मैं 5 तक काउंट करता हूं। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जल्दी से बताओ, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया दोस्तों? प्रोटॉन डिस्कवर किया हमारे पास ई गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना था। जे जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया दोस्तों? जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चैंडविक ने क्या डिस्कवर किया हमारे पास? चैंडविक ने डिस्कवर किया है न्यूट्रॉन। ठीक है, और प्लैंक्स ने कौन सी थ्योरी दी थी? प्लैंक्स थ्योरी दे रखी थी। ठीक है, आपको इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो हमारे पास चार्ज बाय मास रेशो होता है, एक ई बाय एम रेशो होता है, वो किसने डिस्कवर की थी? वो भी हमारे पास जे जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी। और वो कितनी आई थी? 1.758 इंटू 10⁻⁻11। चार्ज की यूनिट होती है कूलम अपॉन केजी इनवर्स। तो ये चार्ज बाय मास रेशो, ये भी किसने डिस्कवर किया? जे जे थॉमसन ने ही डिस्कवर किया है। और इलेक्ट्रॉन का दोस्तों मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारे पास 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज रहता है। ठीक है, वैसे ही आपको प्रोटॉन का चार्ज कितना रहता है? प्रोटॉन का चार्ज हमारे पास कितना रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही रहता है।
और प्रोटॉन का मास कितना दोस्तों, प्रोटॉन का मास होता है हमारे पास 1 AMU के बराबर। आपको बता दूं प्रोटॉन का मास किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। तो 1 AMU कितना हमारे पास 1.672 इंटू 10⁻27 kg। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि 1 AMU की वैल्यू बताओ, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है, माइनस होना था -27 kg। आपको पूछ सकता है प्रोटॉन का मास बताओ, प्रोटॉन का मास भी यही होता है दोस्तों। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज ये होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 है। ई बाय एम रेशो कितनी है 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम है। ई बाय एम रेशो किसने डिस्कवर की थी, ये भी हमारे पास जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, चैडविक ने डिस्कवर किया है। तो सारे क्वेश्चन आपको मैं यहीं से क्लियर करवाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर। इसका मास नंबर क्या होगा दोस्तों, आपके पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दे रखे, आपको निकालना है मास नंबर। तो आपको मैं बता दूं कभी भी अगर मास नंबर निकालते हैं, मान लो ए का मास नंबर निकालना, तो ऊपर क्या होता है दोस्तों, हमेशा मास होता है, और नीचे क्या होता है, हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। इसको मैं जेड से डिनोट करूंगा। नीचे क्या होता है, हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर हमेशा क्या होता है दोस्तों, मास नंबर होता है। ऊपर क्या होता है आपका, मास नंबर होता है। मास नंबर किससे बना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। मास नंबर किससे बना होता है, मास नंबर बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। और एटॉमिक नंबर किससे बना होता है दोस्तों, प्रोटॉन से बना होता है। ये हमेशा याद रखना, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। अब आपको बोला कि आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू दे रखी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी दे रखी 18, और न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। आपको मास नंबर निकालना है। तो आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जितने, अगर आपके पास कोई चार्ज नहीं किसी एलिमेंट पे, तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है दोस्तों। जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 18 होंगे दोस्तों। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 18 होंगे। तो प्रोटॉन की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। मास नंबर निकालने को बोला, मास नंबर कैसे निकलता है, मास नंबर कैसे निकलता है दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है पर आपको चार्ज नहीं दे रखा। अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 18 तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 18 होगी। प्लस न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास, न्यूट्रॉन दे रखे, न्यूट्रॉन कितने हमारे पास 20 है, 20 है। तो आपका मास नंबर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इसका सही आंसर क्या होना था, इसका सही आंसर होना था 38। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम। क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों। तो आपको मैं निकालना सिखा देता हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने एटॉमिक नंबर लिख रखा है, तो कितना 24। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आई होप आपको आती होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3d5 4s1 होती है, क्योंकि ये दोस्तों एक्सेप्शनल होता है। क्रोमियम क्या होता है, एक्सेप्शनल होता है। और कॉपर की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है दोस्तों, 3d10 4s1 होती है। ये हमेशा याद रखना। होना क्या चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, और यहाँ कितना होना चाहिए था, 5 की जगह 4 होना चाहिए था। पर ये एक्सेप्शनल होता है, तो इसलिए इसकी कितनी होती है 3d5, और इसकी कितनी होती है 4s1 होती है। आपको इसमें कितने निकालना है, क्रोमियम 3+ बोला, 3+ का मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, आपको रिमूव करने पड़ेंगे। तो जब हम 3d5, ध्यान से देखना दोस्तों, 3d5 4s1, जब भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पहले हमेशा किससे करेंगे, 4s से करेंगे। क्यों करेंगे 4s से, क्योंकि इसका शेल नंबर क्या है 4 है, ठीक है। तो 4 3 से बाहर आता है हमेशा, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से होता है, वैलेंस शेल से रिमूव होता है। तो पहले किससे रिमूव होगा, 4s से रिमूव होगा। तो एक हमने 4s से रिमूव कर दिया। डी से कितने रिमूव होंगे दोस्तों, 3 बोले निकालने को, तो डी से कितने रिमूव करने पड़ेंगे, 2 रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 निकालने, एक एस से निकाल दिया, डी से कितने निकाल दिए, 2 निकाल दिए। तो अब डी में कितने बचे, डी में बचे हमारे पास 3d3 बच गए। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना। देखो दोस्तों मैं 3d ऑर्बिटल बनाता हूं, ठीक है। तो 3d में कितने, 3, 1 2 3। तो ये तीनों क्या है, अनपेयर्ड है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने थे, 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने थे। अगर मान लो 3d4 होता तो इसमें चारों अनपेयर्ड, तो कितने अनपेयर्ड हो जाने थे, 4 हो जाने थे। अगर 3d5 होता तो कितने अनपेयर्ड हो जाने दोस्तों, यहाँ पे सारे खाली है 5, तो 5 अनपेयर्ड हो जाने थे। अगर 3d6 होता दोस्तों, ध्यान से देखना, अगर क्या होता 3d6 होता, मैं यहाँ पे बना देता हूं आपको, 3d6 होता तो दोस्तों कितने अनपेयर्ड होने थे। अब हमेशा याद रखना, जो ये खाली बसते एक एक, ये अनपेयर्ड होना है, कितने अनपेयर्ड हो जाने, 4 हो जाने थे।
अगर 3d7 होता यहाँ पे तो कितने बचे खाली, 3 बचे, तो कितने अनपेड हो जाने थे, 3 हो जाने थे। अगर 3d8 होता तो कितने हो जाने थे, 2 अनपेड हो जाने थे। अगर 3d9 होता तो 1 अनपेड हो जाना था, 3d10 होता तो 0 अनपेड हो जाने थे। तो दोस्तों इस बात को याद रखना, मैंने आपको बता दिया। तो मैं इसका आंसर क्या होना था, हमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। कितने अनपेड आ रहे थे इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड आ रहे थे। कैसे आ रहे थे 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड, क्योंकि क्या था 3d इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3d5 4s1 थी। हमने s से 1 निकाल दिया, d से कितने निकाल दिए, 2 निकाल दिए, बचे कितने d में 3d 3 बच गए। अब d को जब हम लिखते हैं 3 तो 1 2 और 1 3, तो 3 ही यहाँ पे खाली, तो कितने अनपेड आ जाने थे, 3 अनपेड आ जाने थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी एटम 6C13 एंड 7 एंड 14 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो क्या डिस्क्राइब कर रही है दोस्तों, तो आपको बता दो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर। और डिफरेंट क्या होता है इनका, मास नंबर। डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर होता है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। आइसोटोन्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। और आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसमें, तो आपको मैं बता दूं, इसमें पूछा है कार्बन C13 और 6, और नाइट्रोजन कितना है 14 और 7। आपको इसमें दोस्तों पहले आपको इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने इसमें 6, प्रोटॉन कितने इसमें 6, और इस वाले में प्रोटॉन कितने 7। ठीक है दोस्तों, इसमें न्यूट्रॉन कितने, इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, न्यूट्रॉन क्या होता है हमेशा मास नंबर, अभी बताया था मैंने। प्रोटॉन मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगर प्रोटॉन 6 तो प्लस कितना करना पड़ेगा ताकि ये 13 आ जाए, 7 प्लस करना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे इसमें, 7 आ गए। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे। ठीक है, प्रोटॉन की मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कितने इसमें 7, तो मास नंबर कितना 14, तो कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे, क्या प्लस करना पड़ेगा, 7 प्लस करना पड़ेगा, तभी 14 आएंगे। तो न्यूट्रॉन कितने इसमें 7। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जितने हमारे पास, इसमें न्यूट्रॉन क्या है 7, इसमें न्यूट्रॉन क्या है 7। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, हमेशा हम आइसोटोन्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना कंफ्यूजन का नहीं था। ठीक है, आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने हमेशा आने चाहिए, तभी आप अच्छे से इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस एटम इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या बोला आपके पास कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे को जितनी एनर्जी देनी पड़े उसे हम क्या बोलते हैं। तो ये दोस्तों मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा, उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी अगर तीसरी की हमेशा ज्यादा होती है, सेकंड की उससे कम होती है, और फर्स्ट की सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं, 2 निकालने उससे आसान होंगे, और 1 निकालना क्या होगा, हमेशा आसान होगा। इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है किससे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। और सेकेंड किससे ज्यादा होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी विद इन देयर प्रॉपर्टीज। इनमें से आप बताओ कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका एल्काइलिन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल्स, नोबल गैस और कैल्कोजन। एल्काइलिन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं दोस्तों, जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 होती है। ठीक है, एल्कली मेटल क्या होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 होती है। नोबल गैस क्या होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP6 होती है। और कैल्कोजन हम किसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखना इसको, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को हम क्या बोलते हैं, कैल्कोजन बोलते हैं। ग्रुप नंबर 16, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो और मैं इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं कि सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। सबसे लोएस्ट एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हमेशा एल्कली मेटल की, क्योंकि ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी देखो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एल्कलीन अर्थ मेटल क्या है, पहले से स्टेबल है। NS2 क्या है, फुली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, तो ये क्या है, स्टेबल है। नोबल गैस की भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुली स्टेबल है। तो हमेशा फुली स्टेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। जो फुली फिल्ड होते हैं हमेशा क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हमारे को क्या करनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर ज्यादा एनर्जी देंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
ज्यादा एनर्जी देंगे तो ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे दोस्तों देखो फुली फिल्ड नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या स्टेबल नहीं है, तो उतना स्टेबल नहीं है। तो अगर ये उतना स्टेबल नहीं, तो ये क्या कर, थोड़ी सी एनर्जी से क्या हो जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो सबसे लोएस्ट पूछा यहाँ पे, लीस्ट वैल्यू, तो सबसे लोएस्ट किसकी होगी, एल्कली मेटल्स की होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। किस कैटलिस्ट का आप यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के लिए। तो दोस्तों ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको, ठीक है, एक रिएक्शन करवाई थी आपको, एडिशन रिएक्शन, अगर आपने वीडियो देख रखी होगी। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को किस में कन्वर्ट कर देती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देती है। मतलब अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देती है। सिग्नल लिख दिया दोस्तों, सॉरी, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देती है। तो किस कैटलिस्ट का यूज करते हैं हम, ताकि ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं निकल कैटलिस्ट का, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आपको होगा दोस्तों H2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये रिएक्शन किस लिए काम आती है, वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको इस रिएक्शन के बारे में बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउअडेज इज मिक्स्ड विद पेट्रोल आर यूज्ड एज अ क्लीनर फ्यूल। तो इनमें से किस कंपाउंड को हम यूज करते हैं एज अ क्लीनर फ्यूल, तो एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर होना था। सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है दोस्तों हमारे पास, CH3COOH होता है। बेंजोइक एसिड क्या होता है दोस्तों हमारे पास, C6H5COOH होता है। आपने इसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा, ऐसे जैसे स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ठीक है, इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। इथेनॉल आप सभी को पता है C2H5OH होता है, ठीक है, इथ लगा है तो C2 होगा, मिथ होता तो क्या होना था, CH3OH होता। तो इसका सही आंसर क्या है, क्लीनर फ्यूल के हम किसका यूज करते हैं, एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रदरफोर्ड पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो किस लिए डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था रदरफोर्ड। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उनको पता चला था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था वो क्या था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। क्या नाम था उसका, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। उससे उनको किसके बारे में पता चला था, न्यूक्लियस के बारे में पता चला था दोस्तों, ठीक है। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हम किस पार्टिकल का यूज करते हैं, हम अल्फा पार्टिकल का यूज करते हैं, जिसका हमारे पास चार्ज +2 रहता है और +4 इसका क्या रहता है, एटॉमिक मास यूनिट रहता है। इस बात को याद रखना। इलेक्ट्रॉन हमने किस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया, ये किया हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। किससे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। न्यूट्रॉन हमने कैसे डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन किया हमने बॉम्बार्ड ऑफ बेरिलियम। कैसे डिस्कवर किया हमने, बॉम्बार्ड ऑफ बेरिलियम, ठीक है दोस्तों। इसकी मैं आपको एक रिएक्शन भी बता देता हूं। इसकी रिएक्शन थी आपके पास बेरिलियम 4 प्लस, इसकी रिएक्शन करते थे हम अल्फा पार्टिकल के साथ। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4, जिसका एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 4 और चार्ज कितना होता है 2। तो इसके साथ हमने जब इसकी रिएक्शन की तो हमारे पास निकला था कार्बन 12 प्लस एक ऐसी चीज निकली 10। तो इसी का नाम हमने क्या दिया था, न्यूट्रॉन दिया था। तो ये कैसे निकली थी, बॉम्बार्ड ऑफ बेरिलियम करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सपेरिमेंट ने डिस्कवर किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ने डिस्कवर किया था। और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। उससे क्या पता चला था, हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस पता चला था। और एक्सपेरिमेंट सिंपल सा था दोस्तों, उन्होंने रेज पास करवाई थी, ठीक है। तो उन्होंने रेज पास की तो एक चीज बीच में ऐसी आई एटम के बीच की, उससे रेज टकरा के क्या हो रही थी, वापस हो जा रही थी, और बाकी स्पेस क्या रह रहा था उसका, खाली रह रहा था, ठीक है। कुछ रेज ऐसी जो इस पे बच के क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, जिससे पता चला कि एटम के बीच कुछ ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो इस रेज के साथ टकरा के वो रेज क्या हो जा रही है, वापस बैक हो जा रही है। तो उसी का नाम इन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक न्यूक्लियस दिया था। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कार्बल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय। कार्बल अमाइन टेस्ट किसके लिए हम यूज करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारे टेस्ट वाली वीडियोस भी बता रखी है कि कौन सा टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, कार्बल अमाइन हमारे पास यूज होता है प्राइमरी अमाइंस के लिए, ठीक है। प्राइमरी अमाइंस या एलिफेटिक अमाइंस या एरोमेटिक अमाइंस के लिए यूज करते हैं हम कार्बल अमाइन टेस्ट। तो इसमें से प्राइमरी अमाइंस कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था, ठीक है दोस्तों। एक और टेस्ट होता है जिसको आपको मैं बता दूं, लुकास टेस्ट, आपने नाम सुना होगा, लुकास टेस्ट,
ठीक है। लुकास टेस्ट हमारे को क्या बताता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल के लिए हम किसका यूज करते हैं, लुकास टेस्ट का यूज करते हैं। और लुकास रिएजेंट था दोस्तों एक, ये भी कई बार क्वेश्चन आया, ZnCl2 प्लस HCl को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्टिव होता है, फिर प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिव होता है। ये भी मैंने आपको करवा रखा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आपको टर्शरी अल्कोहल बता दूं क्या होता है, जिसपे एक कार्बन पे तीनों ग्रुप क्या होंगे, CH3 लगे होंगे। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल है, OH लगाओ, ये क्या है हमारे पास, टर्शरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल भी मैं आपको बता देता हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है हमारे पास, किसी कार्बन पे सिर्फ 2 ही CH3 लगे होंगे, इसमें क्या है 2 ही CH3 लगे होंगे, H और OH, ये क्या है सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जिसमें एक CH3 लगा होगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द गैस विच कॉज यूज द भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए कौन सी गैस का हम यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए आपको मैं बता दूं हम किसका यूज करते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, किसका यूज करते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला था हमें C2H3N, ये इसका फॉर्मूला है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक है दोस्तों। इसमें एक और बात आपको बता दूं, इसमें क्या होना चाहिए, N ट्रिपल बॉन्ड C होना चाहिए, इसको हम मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। या आपके पास N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, मिथाइल लगा होगा CH3, तो ये हमारे पास मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे को क्या बोलते हैं, कौन सी गैस लीक हुई थी, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई कब है, ठीक है। सन क्या था इसका, ठीक है, 19 कौन सा था, ठीक है, और इसमें डेट कौन सी थी दोस्तों, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, कौन सी गैस लीक हुई थी, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H3N होता है, या हम इसको कई बार C2H3NO भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला फॉर्मूला इसका सही आंसर होना था, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट इन, एस्कॉर्बिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है दोस्तों, तो एस्कॉर्बिक एसिड सिंपल सा क्वेश्चन था, विटामिन से आया था, विटामिन C में हमारे पास प्रेजेंट होता है। विटामिन A में दोस्तों कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, विटामिन A में होता है रेटेनोइक, याद रखना रेटेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। और विटामिन B6 में हमारे पास होता है दोस्तों नाम याद नहीं आ रहा, 4 पायरोडॉक्सिक, इसको देख लेना दोस्तों, 4 पायरोडॉक्सिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे पास किसमें, विटामिन B6 में, ठीक है। आपको विटामिन के बारे में थोड़ा सा मैं जनरल सा बता दूं, हमारे पास विटामिन के बारे में 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं हमारे पास फैट सॉल्युबल, एक कौन से होते हैं हमारे पास, फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल दोस्तों हमारे पास कौन कौन से, वाटर सॉल्युबल हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन B और विटामिन C को हम क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। विटामिन B के अंदर हमारे पास 9 विटामिन आती है, विटामिन B1 B2 B3 B4 आपने सुन रखा होगा। विटामिन C भी कौन सी हमारे पास, वाटर सॉल्युबल होती है। फैट सॉल्युबल कौन कौन सी विटामिन होती है, फैट सॉल्युबल होती है हमारे पास विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन हमारे पास K, ये क्या है हमारे पास, फैट सॉल्युबल होती है। आपको इनके नाम पता होना चाहिए, विटामिन C को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। विटामिन C में कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अच्छा आपको इनकी बीमारियों के बारे में बता दो, विटामिन E की कमी हो जाए तो हमारे को कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ध्यान से देखना, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, हमारे को विटामिन A की कमी से होती है। विटामिन D की कमी से होती है हमारे को रिकेट्स, ये भी याद रखना, कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स बीमारी होती है विटामिन D की कमी से। विटामिन E की कमी से हमारे को कौन सी बीमारी होती है, फर्टिलिटी डिसऑर्डर, फर्टिलिटी डिसऑर्डर, ये हमारे को किसकी कमी से होती है, विटामिन E की कमी से होती है। और विटामिन K की कमी से क्या होती है हमारे पास, ब्लड क्लॉटिंग, क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग रहती है, ठीक है। तो ये इनके कुछ बीमारियों के नाम है, कई बार पेपर में आ जाते हैं, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। और फैट सॉल्युबल कौन कौन सी हमारे पास, विटामिन A D E और K। तो विटामिन A का नाम क्या होता है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे आपको बता दूं,
विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन डी का नाम क्या है दोस्तों? विटामिन डी का नाम है हमारे पास कैल्सी कैल्सीफिरोल। और विटामिन ई का नाम है हमारे पास टोकोफिरोल। टोकोफिरोल। और विटामिन के का नाम है क्यूनोन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके इनके साइंटिफिक नेम भी आपको पता होने चाहिए। ये कुछ विटामिन के बारे में जनरल नॉलेज थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो कौन से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनते हैं? तो मान लो आपको एसिड ले लो एक HCl प्लस बेस ले लो एक NaOH। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या है? साल्ट प्लस वाटर, क्या बना हमारे पास? वाटर बना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। और ये कौन सी रिएक्शन होती है दोस्तों? हमेशा ये होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय। एटॉमिक नंबर कैसे हम, एटॉमिक नंबर होता है वो क्या डिटरमाइन करता है दोस्तों? तो ये मैंने आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मैंने अभी एटॉमिक नंबर के बारे में आपको बताया था। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और मास नंबर क्या होते हैं दोस्तों? मास नंबर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने उसमें प्रोटॉन है। अगर उस पर चार्ज नहीं है तो जितने उसमें प्रोटॉन है उतने क्या होंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको Na प्लस का। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें क्या है? चार्ज, यहाँ पे प्लस लग गया है तो क्या है? इसमें चार्ज है। कितना चार्ज? इसमें +1 चार्ज है। ठीक है, तो अगर +1 चार्ज है तो इसमें प्रोटॉन कितने थे? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो 11 जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं? हमेशा प्रोटॉन होते हैं। तो सोडियम में कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें दोस्तों? तो सोडियम का मास नंबर कितना होता है? 23। तो क्या होता है इसका मास नंबर? कैसे निकालते हैं हम? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन निकालते हैं। प्रोटॉन कितने इसमें? 11। और न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? 12। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 12, तभी ये 23 हुआ ना, 12 + 11। अब पूछा होगा इलेक्ट्रॉन कितने? तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने? 11। तो 11 इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या लगा है? चार्ज लगा है। तो अगर A+1 लगा होगा, प्लस लगा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका दोस्तों आंसर मैंने आपको अभी भी नहीं बताया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका एक छोटे से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियोस बनाने के लिए। हम आपके लिए फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज 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 हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करना, इससे हमें पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही है। तो आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।